ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, देन इन्वर्सली डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एंड देन डायरेक्टली डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ वायर पे। ठीक है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है? जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर रहना पड़ेगा, उतना ज़्यादा उनको कोलिजन्स करने पड़ेंगे मटेरियल के एटम्स के साथ। तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो और स्लो हो जाएगी। तो इसकी वजह से अब ये कंक्लूजन निकलता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो होगा। ठीक है। तो मोर द लेंथ इज़ मोर इज़ द रेजिस्टेंस। बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का उल्टा है इससे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर इसको समझते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास दो टाइप की रोड है। एक तो ये फर्स्ट वाली रोड है, ये पूरा हाईवे ही है, और एक ये छोटी सी रोड है। ठीक है। दोनों का आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इतना सही है। ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है, एक ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है। दोनों को यहाँ तक पहुँचना है। देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक पहुँचना है। तो और बीच में काफ़ी ट्रैफिक है, यहाँ पे भी बहुत सारा ट्रैफिक है और यहाँ पे भी बहुत सारा ट्रैफिक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि कौन सबसे पहले पहुँचेगा यहाँ पे? ऑब्वियसली ये वाला जो है, ये अगर इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी नाम देते हैं, तो ये ए वाला ये सबसे पहले पहुँच जाएगा यहाँ पे, है ना। बी थोड़ा सा लेट पहुँचेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ट्रैफिक तो सेम था। यहाँ पर इसके पास काफ़ी जगह थी, इजीली जा सकता था। बट इसके पास इतनी जगह नहीं है क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस की कमी की वजह से ये इजीली यहाँ से जाने में इसको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बस यही कहानी है वहाँ पे भी, यहाँ पर भी, कि जो अगर एक वायर है जो कि पतली है, तो अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो वहाँ पर जो आपके पास डेंसिटी होगी उन एटम्स की, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। या फिर आप ये कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको काफ़ी तकलीफ़ होगी इस साइड से अगर वो चले तो यहाँ तक पहुँचने में। बट अगर यही हमारे पास एक अच्छी खासी मोटी वायर होती, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, काफ़ी स्पेस होता, तो वो इजीली यहाँ तक पहुँच जाते। तो यही इसी डिफरेंस की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एरिया होगा, है ना, जितना ज़्यादा एरिया होगा यानी जितनी वायर हमारी थिक होगी, ठीक है, तो उतना ही इजीली करंट फ्लो करेगा। बट जितनी वायर थिन होगी, हमारी पतली होगी वायर, तो उतना ही कम करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन है। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये वुड की आपके पास ये एक लकड़ी है, तो वहाँ से आप करंट पास करके दिखा दो, नहीं होगा। सिमिलरली ये अगर कॉपर की एक पीस है आपका, तो वहाँ से करंट पास करके दिखा दो तो हो जाएगा, है ना। तो ये नेचर के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है। ऊपर से टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो यही कंडक्टर है, और इसको हमने जब हमने इसको हीट किया तो क्या होगा, तब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके एटम्स हैं, वो भी मूव करेंगे, वो भी उनके अंदर थर्मल एजिटेशंस आएंगी, और उसके कारण जो कोलिजन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो इन एटम्स के साथ वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, उस कंडक्टर को गर्म करोगे, तो वैसे वैसे उसके अंदर जो थर्मल एजिटेशंस हैं, हीट, क्योंकि वो हीट लेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी भी होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देंगे अच्छे से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, बट नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आपने एक वायर को काफ़ी ठंडा कर दिया, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल बिल्कुल लगभग लगभग ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? बिकॉज जो उसके अंदर एटम्स है, वो जो कि मूव कर रहे थे इधर उधर, वो अब धीरे धीरे स्टेशनरी हो जाएंगे जैसे जैसे आप टेम्परेचर डाउन करते रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा
जब वो बिल्कुल ही आपके पास जो एटम्स है वो मूव करना बंद कर देंगे। तो अगर एटम्स ही मूव करना बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत आसानी होगी पास होने में। तो एट दैट पॉइंट उन कंडक्टर्स को हम सुपर कंडक्टर की स्टेज देंगे, मतलब कि तब वो सुपर कंडक्टिंग स्टेज में होंगे। तो वहाँ से सुपर कंडक्टर्स का टॉपिक भी आ जाता है। ठीक है, जस्ट हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही करना था और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम। देखिए, समझ गए हम साहब। अब थोड़ा सा देखते हैं रेजिस्टिविटी की ओर। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि जो आर है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ओके, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटीज़ का साइन हटाते हैं तो हमें इसकी जगह हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, जो जिसको हम रो कह रहे हैं, और यही रो रेजिस्टिविटी है हमारी। ओके, तो जस्ट ये रेजिस्टिविटी ये बता रही है कि जो रेजिस्टिविटी है, मतलब ये कि नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है, जस्ट ये उसको डिनोट कर रही है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, और ये रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दो नाम है इसके, एक रेजिस्टिविटी नाम है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसको डिनोट रो से किया जाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है देखते हैं अभी। देखो, इसकी यूनिट यहीं से निकलती है। वैसे ये एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, सारे फॉर्मूले हम लास्ट में इनको समराइज़ कर लेंगे किसी और वीडियो में। एक बार हम इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आपके पास आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए बन गया। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, हमें रो की वैल्यू नहीं पता है ना, रो की यूनिट नहीं पता, तो बाकियों की तो पता है। तो आर की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, रो की हमें नहीं पता यूनिट। जो एल की यूनिट होती है वो मीटर में होती है, और ए की यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है। एक मीटर से 1 मीटर कट गया तो आपके पास ये इधर जाएगा मीटर, तो ओम मीटर। आपके पास रो की यूनिट क्या हुई? ओम मीटर। तो ये आता है कई बार क्वेश्चन 1 वर्ड में, 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में, कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ रो, जैसा भी है। तो वो किसी भी पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या मार्क करोगे? रो मीटर, सॉरी ओम मीटर। ओके, तो ये थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में था, कुछ अलग नहीं था, सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंसेस। अब जो रेजिस्टेंस है उसका आपने साइन देख लिया, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होते हैं, और ये जस्ट रुकावट करेंगे। कोई डिवाइस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक मैं आपको रियोस्टेट के बारे में बताता हूँ। रियोस्टेट में क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे एरो लगी हो जाती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस और रियोस्टेट में क्या फ़र्क है? रेजिस्टेंस में देखो कोई एरो नहीं लगी होती, तो यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है। अब ये पूरा थ्रू आउट 5 ओम ही रहेगा। एक होता है रियोस्टेट, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आप रेजिस्टेंस चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 4 ओम की बनानी है 4 ओम की बन जाएगी, 7 ओम का बनाना है तो 7 ओम का बन जाएगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसको? रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर एक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो अगर सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इसमें हमें कुछ 3-4 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये आपके आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें काम आएंगे काफ़ी। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ आपके पास सर्किट है, अब इसमें मान लो ये 4 रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज़ में लगे हुए हैं, मतलब एक के बाद एक लगा हुआ है। ओके, सेम सर्किट में सेम तार से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम करंट की बात करें तो जो करंट होगा वो इनमें सेम होगा। क्यों? देखो, ये हमारे पास बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट, ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट ही लेना है हमने हमेशा। तो यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, और R4 से I करंट पास किया, R3 से भी I ही करंट पास करेगा, R2 से भी I, R1 से भी I, और फिर ऐसे वापस चला जाएगा नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो पूरे थ्रू आउट द सर्किट करंट तो सेम ही रहा। कितनी वैल्यू रही उसकी? I। ठीक है, अब मान लो ये जो बैटरी है ये किसी
वी पोटेंशियल पे है बैटरी, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 15 वोल्ट, कितनी भी है ये बैटरी। ओके, तो जब इसमें से करंट पास होगा तो सबसे पहले यहाँ पर एक पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको V1 मान लेते हैं। तो यहाँ से जब करंट पास करेगा रेजिस्टेंस में से तो V1 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R1 होगी। कितनी होगी उसकी वैल्यू, I इंटू R1। और यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बट सेम नहीं, कुछ V2 हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग है। अच्छा, ये V4 है तो इसको R4 है तो V4 मान लेते हैं, और R3 है तो V3 कर लेते हैं, थोड़ा ईजी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I इंटू R3। सिमिलरली यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। और यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, वो होगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे, और ये पोटेंशियल इस तरीके से ड्रॉप होंगे कि सच डैट जो मेन पोटेंशियल होगा वो इनका सम ही होगा। ठीक है, मेन पोटेंशियल ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सीरीज़ में वो चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेम नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की बात करें, यानी टोटल रेजिस्टेंस की बात करें कि ये जो आपके पास पूरा सर्किट है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या तो इक्विवेलेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर टोटल के बारे में बात करते हैं, एक ही बात है। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें इसमें, तो वो क्या आएगी, वो देखते हैं, वो आती है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर मान लो 5 लगे हुए, 10 लगे हों, तो ऐसे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अभी यही क्यों आया, इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। क्योंकि हमें पता था कि जो पोटेंशियल होता है वो तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, V1 प्लस V2 इसमें, V3 V4 में। तो अगर ये हो जाता है तो हमने ओम्स लॉ इस्तेमाल किया। अब देखो, जो V है ये तो आपके पास मेन V है ना, तो इसको जो करंट मिलेगा वो I करंट मिल रहा है। ठीक है, और ये जो मतलब कि जिससे पास होके आएंगे वो तो टोटल रेजिस्टेंस से पास होके आएंगे, इसीलिए इसको हम R इक्वलेंट के इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो V होगा वो तो I इंटू R इक्वलेंट के इक्वल ही होगा, है ना। बट जो V1 होगा वो I इंटू R1 के इक्वल होगा, और V2 होगा वो I इंटू R2 के इक्वल होगा, V3 ऐसे, V4 ऐसे। तो इनमें से सबसे I कॉमन ले लेंगे, I से कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 N। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे N रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मान लो कि 4 रजिस्टर नहीं है, टोटल N रजिस्टर है, तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड एटसेट्रा अप टू Rn। ओके, तो ये रहता है केस यहाँ पे। अगर मान लो N रजिस्टर्स हैं, सारी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मान लो R ही हैं, और वो टोटल N नंबर में लगे हुए हैं, तो वो इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी। ये सब तो वैसे क्वेश्चंस में आएगा हमारे पास, अभी ये बेसिक नहीं है, ये जस्ट एक केसेस ही हैं। तो ये N टाइम्स चलते रहेंगे तो आपका आंसर N इंटू R हो जाएगा, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो N टाइम्स बढ़ गई, है ना, N टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बढ़ गई। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन से कवर करेंगे, वैसे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल। तो ये आप देख रहे हो, ये पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो करंट है वो यहाँ से जा रहा है ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, और जाने के बाद अब उसके 4 रास्ते हो जाते हैं। एक तो इधर को जा सकता है करंट इसके पास, और एक ऊपर जा सकता है इसके पास, और एक इधर जा सकता है इसके पास, और एक नीचे भी आ सकता है इसके पास। तो यानी कि करंट की 4 डायरेक्शंस हो गई है ना। एक डायरेक्शन तो ये I1 करंट, ये I2 करंट, ये I3 करंट, और ये I4 करंट। इनको ऐसे नाम देते हैं, I1 करंट, इसको ये I2 करंट, I3, और इस ब्रांच में I4, और टोटल करंट I यहाँ से आ रहा था। तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं जो करंट है अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो करंट जो होता है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जो करंट रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, बट जो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा
वो इसको भी उतना ही मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा, और इसको भी उतना ही मिलेगा, और इसको भी उतना ही मिलेगा। वी 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 सभी को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, सभी रजिस्टर्स को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, सेम। अब अगर हम इन रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, टोटल रेजिस्टेंस मतलब, तो वो कितनी आती है, वो आती है आर टोटल 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 और 1/r4 का एडिशन। ठीक है, 4 और 5 हो तो वो एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी आया कैसे, थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। तो जो आपके पास करंट की वैल्यू थी I = I1 + I2, ये इसमें हमने फिर से ओम्स लॉ लगा दिया। I को हम V/R रख सकते हैं। यहाँ पे अब जो टोटल I है वो टोटल V/R इक्वलेंट टोटल रेजिस्टेंस आएगा, और ये आ जाएगा I1 जो है वो कितना आएगा, V/R1। I1 जो है इस ब्रांच में इसको V मिल रहा है वोल्टेज, और R1 इसका रेजिस्टेंस है, तो I1 = V/R1 यहाँ से आ रहा है। I2 = V/R2 ऐसे आ जाएगा, I3 = V/R3 ऐसे आ जाएगा, और एटसेट्रा। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1/R1 + 1/R2 1/R3 1/R4। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आया है। तो सीरीज़ और पैरेलल के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद रखने पड़ेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये आप जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें काफ़ी काम आने वाले हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, रूम हीटर्स वगैरह, ये सारे डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस में क्या होता है, ये डिवाइसेस में स्पेशल टाइप का मटेरियल लगा होता है, खासकर कि नाइक्रोम वायर, मैंगनीन कॉन्स्टेंटेन रेजिस्टर्स लगे होते हैं, मतलब, है ना। तो जब इनमें से जब करंट पास करता है तो वो ये जो रेजिस्टर्स है ये हीट अप होने लग जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो वही हीट है वो कितनी हीट है, वो कितने जूल की हीट होगी, उसको मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं, उसको मेजर हम कर सकते हैं, वही हम देखेंगे यहाँ पे। बट मेन बात यह है कि वो हीट अप क्यों हो जाते हैं। वो हीट अप इसीलिए हो जाता है बिकॉज क्योंकि अब देखो ऑब्वियसली जब कोई भी डिवाइस है, जब उसको हम ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो वो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कहीं ना कहीं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेट करेगी, और वो हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या करती है, डिसिपेट करती है। डिसिपेट मतलब बाहर निकालती है। तो सिमिलरली अगर बहुत देर तक किसी भी डिवाइस में से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पास में हो रहा है, मतलब कि पास हो रहा है, आई करंट अगर मान लो ऐसे जा रहा है, किसी टी टाइम तक जा रहा है मान लो, है ना, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो हीट हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे मेजर कर सकते हैं। तो जो हीट है वो उसकी जो वो एक्चुअली में एनर्जी होती है, जिसकी यूनिट आपके पास जूल होती है। ठीक है, अब हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ये रिजल्ट आया है। कौन सा, ये वाला। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के और टी के और आर के भी। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन बना कि जो हीट होगा वो क्या होगा, I² R × T के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे जो I है वो क्या करंट है, यहाँ पे जो R है वो रेजिस्टेंस है, और T जो है वो टाइम इन सेकेंड्स में है, कि जो करंट है वो कितने टाइम तक इस रेजिस्टर से पास होता रहा, ये वो टाइम है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे चेंजेस क्या, ये जैसे I² RT लिखा हुआ है, इसको I × I कर देंगे। जैसे H = I² RT को I × I × R × T ऐसा कर दिया, तो ये IR का क्या बन गया, ये IR का क्या बन गया, V बन गया। V = IR होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो यहाँ से आपके पास V × I × T ये एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने इसमें से ओहम्स लॉ निकाल लिया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे। अब यही था हमारे पास, H = I² RT, है ना। तो इसमें एक काम करते हैं, R से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और R से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो H आएगा वो कितना आएगा, I² R² T/R, है ना। अब यहाँ से जो ये I² R² है तो IR का होल स्क्वायर है, इसको फिर से हम V कह देंगे, तो ये V का स्क्वायर हो जाएगा, तो V² R × T, ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका। ओके, तो ये आपको सीरीज़ में याद रखने है, कुछ नहीं, बस ओहम्स लॉ लगाया गया है इनमें, यही मेन फॉर्मूला है बस। ठीक है, अच्छा,
एक एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो हीट होती है वो तो जूल में होती है ना, बट कई बार किसी न्यूमेरिकल में किलो जूल में आ जाती है। तो जो 1 किलो जूल होता है उसमें 1000 जूल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल है ये वैसे भी, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये इनकी यूनिट्स लिख रखी है कि ये किन किन में होना चाहिए। देखो टाइम का यहाँ पे इशू रहता है, टाइम आपको मिनट या आवर्स में दे रखा होता है, आपको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, फिर ही आगे इसको इस्तेमाल करना होता है। V फॉर वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पावर, ठीक है। पावर को जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आपके पास जैसे बल्ब वगैरह हो गया या फिर ट्यूब लाइट्स हो गई या फिर कोई भी आपके पास जो फ्रिज वगैरह होते हैं, कुछ भी माइक्रोवेव, आप उस पर ये सब देखते हो गया ना, ये पावर रेटिंग्स, इस पे भी पावर रेटिंग लिखी होती है। 9 वोल्ट देखो लिखा हुआ LED, इनके ऊपर भी लिखा होता है कि 12 वोल्ट का आपके पास ये है ट्यूब लाइट है ना। और यहाँ पे ये पावर सेविंग गाइड्स भी होते हैं कि भाई ये इतनी इसकी पावर रेटिंग्स हैं। तो पावर क्या होती है, जस्ट पावर क्या होती है कि कितनी हीट डिसिपेटेड हुई पर यूनिट टाइम, इसको हम पावर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कि एक डिवाइस की कितनी पावर है, क्योंकि कितनी ज़्यादा हीट डिसिपेट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जस्ट ये वो है। तो यहीं से इसका फॉर्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू हीट डिसिपेट अपॉन टाइम। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट्स में, ओके। इसको W से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे। तो क्या फॉर्मूले होंगे, फर्स्ट इज P इज इक्वल टू H/T, हीट अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, सिंपल, ये तो डेफिनेशन से ही आया है। अब यहाँ पे हम हीट के तो हमें 3 फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ पे वो तीनों के तीनों फॉर्मूला अप्लाई करके एक न्यू पावर के फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कैसे, अब H इक्वल टू I²RT था, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P इक्वल टू I²R। सिमिलरली H इक्वल टू VIT था, तो हम T से T कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा V इंटू आई। सिमिलरली यहाँ पे भी V²/R था इंटू T था, तो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया V²/R। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो आप सिर्फ क्या करना कि आप ये जो हीट वाले हैं ये याद रखना, ये वाले 3। पावर के तो आपको फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज पावर वाले में बस T नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पावर का टॉपिक इतना ही है और इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है जी। आगे चलें, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस पे बहुत टॉपिक आते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जस्ट देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नथिंग बट इट इज़ द एनर्जी जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज है वो फ्लो हो रहे होते हैं, कितनी एनर्जी से वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी है उनके पास, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो क्या है, वो है पावर इनटू टाइम। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो किस में होती है, जूल्स में। बट हम जूल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, हम किस में कैलकुलेट करते हैं इसको, किलोवाट आवर्स में। तो यानी किलोवाट आवर्स इसकी कॉमर्शियल यूनिट है, नॉट इट्स SI यूनिट बट कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट वो है जिसको हम यूज़ करते हैं, ऐसे देखो हमारे घरों में ऐसे मीटर लगे होते हैं वाले, है ना। तो ये मीटर्स के अंदर ये जो रीडिंग्स आती हैं ये जूल्स में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहली बात बताती हैं, है ना। क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज़ की है हमने। और वो कभी भी जूल्स में नहीं होती, वो KWH किलोवाट आवर्स में होती है। देखो लिख रखा है, ये मीटर है इसमें KWH लिख रखा है ना। KWH मतलब किलोवाट आर, किलोवाट तो आ गया पावर का और आर आ गया टाइम का, तो इतनी एनर्जी हमने यूज़ की है, ठीक है। वो पूरे महीने का बिल आ जाता है और वहीं से फिर आपको पैसे देने होते हैं, जो भी आपका जो भी रेट होता है 1 यूनिट का, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ, यूनिट से याद आ गया कि जो 1 यूनिट होती है मीटर के अंदर, ये जो हमारे मीटर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मीटर्स, है ना। तो ये जो 1 यूनिट होती है किसके बराबर होती है, ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट एनर्जी हमने फूक दी, मतलब हमने 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फूक दी, ठीक है। 10 यूनिट फूक दी मतलब 10 किलोवाट आवर की एनर्जी हमने फूक दी, ठीक है, सही है। कई बार हमें ये भी पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशंस है।
तो 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स का रिलेशन है। ठीक है, आया कैसे? भाई सिंपल है कि जो 1 किलोवाट आवर है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे स्प्लिट अप कर लिया। कैसे? कि इसको ऐसे कर दिया 1000 वाट आवर। ठीक है, किलोवाट का वाट बना दिया और आर का सेकंड बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे? 1000 इंटू 60 अब मिनट्स, 60 अब सेकेंड्स, तो वॉट सेकंड बन गया। अब वॉट सेकंड तो जूल ही होता है। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 6 6 36 और 1 2 3 4 5 36 इंटू 10⁵ जूल। बट हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये 1 किलोवाट आवर का जूल के साथ रिलेशन आया है। कितना? तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। एक और चीज़ हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर भी कई बार पूछ लेता है, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो ओवरव्यू है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा का सारा पसंद आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं आपके किसी भी टॉपिक के ऊपर, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू आर वेलकम। ठीक है, मैं आपके कोशिश करूँगा मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करूँ जितने भी हैं आप करते हो। ठीक है, तो बाकी अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसको। और प्लीज़ सबसे ज़रूरी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स हैं, पूरी की पूरी फिज़िक्स है, वो जो 9th से लेकर +1 +2 अप टू ग्रेजुएशन भी मैं लेके आऊँगा, प्लानिंग चल रही है। तो सारी की सारी फिज़िक्स कवर कर देंगे इसके अंदर। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।